अध्याय 33 लड़ाई और उड़ान। हैरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हरमाइनी की योजना क्या थी। वह तो इतना भी नहीं जानता था कि उसकी कोई योजना थी भी या नहीं। जब वे अम्बरिज के ऑफिस के बाहर निकलकर गलियारे में पहुंचे तो हैरी हरमाइनी के थोड़ा पीछे पीछे चलने लगा। वह जानता था कि अगर अम्बरिज को ऐसा लगा कि हैरी को रास्ता नहीं पता है तो उन्हें शक हो जाएगा। हरमाइनी से कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अम्बरिज पीछे इतनी करीब थी कि उसे उनके सांस लेने की आवाजें आ रही थी। हरमाइनी सीढ़ियां उतरकर प्रवेश हॉल में पहुंच गई। बड़े हॉल में विद्यार्थियों की तेज तेज आवाजों के साथ प्लेटों पर छुरी कांटों की खटपट का शोर हो रहा था। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि 20 फुट दूर ऐसे लोग भी थे जो डिनर का आनंद ले रहे थे, परीक्षा खत्म होने का जश्न मना रहे थे और उन्हें दुनिया में एक भी चिंता नहीं थी। हरमाइनी बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे से बाहर निकली और पत्थर की सीढ़ियां उतरकर शाम की सुहानी हवा में पहुंच गई। सूरज अब अंधेरे जंगल में लगे पेड़ों के पीछे ढल रहा था। हरमाइनी घास के मैदान में तेजी से चल रही थी। अम्बरिज को उनकी बराबरी करने के लगना पड़ रहा था। उनकी लंबी छायाएं उनके पीछे घास पर चोगों की तरह लहरा रही थी। अम्बरिज ने हैरी के कान में उत्सुकता से पूछा, यह हैग्रिड की झोपड़ी में छिपा होगा, है ना? नहीं, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। हैग्रिड इसे गलती से चला सकता था, अम्बरिज ने रोमांचित होकर कहा। जाहिर है वह ऐसा कर सकता था, वह अर्धमानव मूर्ख है। वे हंस दी। हैरी का मन हुआ कि एक हाथ घुमाकर उनका गला दबोच ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसका निशान शाम की सुहानी हवा में फड़क रहा था, लेकिन यह अब तक गर्म और सुर्ख नहीं हुआ था, इसलिए वह जानता था कि वोल्डेमॉर्ट ने अब तक किसी को नहीं मारा है। जब हरमाइनी जंगल की तरफ जाने लगी तो अम्बरिज ने अनिश्चितता से पूछा, तो फिर यह कहाँ है? हरमाइनी ने अंधेरे में डूबे पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जंगल में। हमें इसे ऐसी जगह पर रखना था ताकि कोई विद्यार्थी गलती से वहां न पहुंच जाए, है ना? और क्या? अम्बरिज ने कहा, जो अब थोड़ी घबराने लगी थी। और क्या? तो फिर ठीक है, तुम दोनों मेरे आगे आगे चलो। हैरी ने उनसे पूछा, अगर हमें आगे चलना है तो क्या आप हमें अपनी छड़ी दे सकती हैं? नहीं मिस्टर पॉटर, मुझे ऐसा नहीं लगता। अम्बरिज उसकी पीठ में अपनी छड़ी चुभोते हुए मीठी आवाज में बोली, मुझे लगता है कि मंत्रालय की नजर में मेरी जान तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। जब वे जंगल के पेड़ों की ठंडी छाया में पहुंच गए तो हैरी ने हरमाइनी से नजरें मिलाने की कोशिश की। जंगल में बिना छड़ियों के चलना उसे बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था। उसे लग रहा था कि उस शाम को उसने इससे मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया था। बहरहाल हरमाइनी ने अम्बरिज पर हिकारत भरी नजर डाली और पेड़ों के बीच में आगे बढ़ने लगी। वह इतनी तेजी से चल रही थी कि अम्बरिज को अपने छोटे छोटे पैरों से बराबरी करने में मुश्किल आ रही थी। जब अम्बरिज का दुशाला एक कांटेदार झाड़ी में फट गया तो उन्होंने पूछा, क्या यह बहुत अंदर है? हरमाइनी ने कहा, ओह हाँ, यह अच्छी तरह से छिपा हुआ है। हैरी का डर बढ़ गया। हरमाइनी उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जिस पर चलकर वे ग्रॉब से मिलने गए थे। वह तो उस रास्ते पर जा रही थी जिस पर चलकर वह 3 साल पहले एरागॉग नाम के भयंकर प्राणी की मांद में पहुंचा था। उस वक्त हरमाइनी उसके साथ नहीं थी। हैरी को लग रहा था कि हरमाइनी को यह बात पता भी थी या नहीं कि आगे कौन सा खतरा है। उसने हरमाइनी से पूछा, और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही सही रास्ता है? ओह हाँ, हरमाइनी ने फौलादी आवाज में कहा और झाड़ियों पर जोर से पैर पटका। हैरी को लगा कि वह खामखा आवाज कर रही थी। उनके पीछे अम्बरिज एक गिरे हुए पेड़ में उलझकर गिर गई। उनमें से कोई भी उन्हें उठाने के लिए नहीं रुका। हरमाइनी आगे बढ़ती रही और जोर से बोली, बस थोड़ी ही दूर है। हरमाइनी, अपनी आवाज नीची रखो। हैरी ने उसके पास पहुंचने के लिए तेजी से कदम बढ़ाते हुए कहा, कोई तुम्हारी आवाज सुन लेगा। मैं यही तो चाहती हूँ कि कोई हमारी आवाज सुन ले, उसने धीरे से जवाब दिया जब अम्बरिज भागती हुई उनके पीछे आई। तुम देखो तो सही। वे लोग काफी देर तक चलते रहे। आखिर वे इतने गहरे जंगल में पहुंच गए कि घने पेड़ों के कारण रोशनी गायब हो गई। हैरी को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि अदृश्य आंखें उसे देख रही थीं। अम्बरिज ने उसके पीछे से गुस्से से कहा, और कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, हरमाइनी चिल्लाई जब वे एक धुंधली, नम और साफ जगह पर पहुंचे। बस थोड़ी सी दूर। एक तीर हवा में सनसनाता हुआ आया और हरमाइनी के सिर के ठीक ऊपर से गुजरता हुआ खतरनाक आवाज के साथ पेड़ में धंस गया। हवा में अचानक टापों की आवाज गूंजने लगी। हैरी को जमीन कांपती हुई महसूस हुई। अम्बरिज हल्के से चीखी और हैरी को ढाल की तरह अपने सामने कर लिया। वह उनकी पकड़ से आजाद होकर मुड़ा। लगभग 50 सेंटोस चारों तरफ से प्रकट हो रहे थे। उनके धनुष तने हुए थे और उनमें तीर चढ़े हुए थे। सभी का निशाना हैरी, हरमाइनी और अम्बरिज की तरफ था। वे धीरे धीरे साफ जगह के बीच में पहुंच गए। अम्बरिज ने दहशत भरी आवाजें निकाली। हैरी ने हरमाइनी को कनखियों से देखा। वह विजयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी।
तुम कौन हो? एक आवाज आई। हैरी ने बाई तरफ देखा। मैगोरियन नाम का बदामी सेंटोर घेरे से बाहर निकलकर उनकी तरफ आ रहा था। बाकी सेंटोर्स की तरह उसका धनुष भी तना हुआ था। हैरी की दाहिनी तरफ अम्बरिज अब भी बिसुर रही थी। उनकी छड़ी बुरी तरह कांप रही थी जब उन्होंने उसे आगे बढ़ते सेंटोर्स की तरफ ताना। मैगोरियन ने झल्ला कर कहा, मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, इंसान? मैं डोलोरोस अम्बरिज हूँ, अम्बरिज ने दहशत भरी तीखी आवाज में कहा। जादू मंत्री की सीनियर अंडर सेक्रेटरी और हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक। घेरे में खड़े कई सेंटोर्स बेचैनी से पहलू बदलने लगे। मैगोरियन बोला, तुम जादू मंत्रालय से आई हो? हाँ, यह सही है, अम्बरिज ने थोड़ी ज्यादा तीखी आवाज में कहा। इसलिए बहुत सावधान रहना। जादुई प्राणी नियम एवं नियंत्रण विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार तुम जैसे अर्ध मानव प्रजाति के लोगों द्वारा किसी इंसान पर हमला करना। तुमने हमें क्या कहा? एक खतरनाक दिखने वाले काले सेंटोर ने पूछा, जिसे हैरी पहचान गया था। वह बेन था। चारों तरफ से गुस्से की बुदबुदाहटें सुनाई दी और धनुषों की डोरियां तन गई। उन्हें इस नाम से न पुकारें, हरमाइनी ने आवेश में कहा, लेकिन ऐसा लगा कि अम्बरिज ने उसकी बात ही नहीं सुनी थी। अब भी वे अपनी कांपती छड़ी मैगोरियन की तरफ ताने हुई थी। उन्होंने कहा, 15B कानून में स्पष्ट लिखा है कि इंसानों से मिलती जुलती बुद्धि वाले किसी भी जादुई प्राणी द्वारा हमला जो अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। इंसानों से मिलती जुलती बुद्धि? मैगोरियन ने दोहराया, जब बेन और कई अन्य सेंटोर्स गुस्से से दहाड़े और जमीन पर खुर पटकने लगे। इंसान, हम इसे अपना बहुत बड़ा अपमान मानते हैं। सौभाग्य से हमारी बुद्धि तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम हमारे जंगल में क्या कर रही हो? सख्त चेहरे वाले भूरे सेंटोर ने पूछा, जिसे हैरी और हरमाइनी ने जंगल की पिछली यात्रा में देखा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा जंगल, अम्बरिज ने कहा, जो अब सिर्फ डर के कारण नहीं बल्कि गुस्से के कारण भी कांप रही थी। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम यहाँ सिर्फ इसलिए रहते हो क्योंकि जादू मंत्रालय ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए निश्चित इलाके दे रखे हैं। एक तीर उनके सिर के इतने करीब से गुजरा कि उसने उनके चुईया जैसे बालों को हिला दिया। वे जोर से चीखी और अपने हाथ सिर के ऊपर रख लिए। कुछ सेंटोर्स ने किलकारी भरी और बाकी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी वहशी हंसी उस धुंधली रोशनी वाली खाली जगह में गूंज रही थी और उनकी टापों की आवाज बहुत दहशत भरी लग रही थी। बेन गरजा, अब यह जंगल किसका है, इंसान? गंदे अर्ध प्रजाति के, अम्बरिज चीखी और उनके हाथ अब भी उनके सिर के ऊपर रखे थे। जानवरों, वैश्य दरिंदों! चुप रहिए, हरमाइनी चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अम्बरिज मैगोरियन की तरफ अपनी छड़ी तानकर चीख चुकी थी। रस्सी बंधन! रस्सियां मोटे सांपों की तरह हवा से उत्पन्न हुई और सेंटोर्स के धड़ तथा हाथों में कसकर बंध गई। वह गुस्से से चिल्लाता हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगा, जबकि बाकी सेंटोर्स तेजी से आगे आए। हैरी ने हरमाइनी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। वे चेहरे के बल जमीन पर लेट गए। उसे दहशत का एहसास हुआ जब उसे चारों तरफ के खुरों की आवाजें आईं, लेकिन सेंटोर्स उसे लांघ गए और गुस्से से चीखने लगे। नहीं! उसे अम्बरिज के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। नहीं, मैं सीनियर अंडर सेक्रेटरी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे हाथ छोड़ो जंगली जानवरों, नहीं! हैरी ने लाल रोशनी की एक चमक देखी और वो समझ गया कि उन्होंने किसी सेंटोर को स्तब्ध करने की कोशिश की है। फिर वह बहुत जोर से चीखी। अपना सिर कुछ इंच उठाकर हैरी ने देखा कि बेन ने अम्बरिज को पकड़कर हवा में ऊपर उठा दिया था और वे दहशत में छटपटा तथा चिल्ला रही थी। उनकी छड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे हैरी का दिल बलियों उछल पड़ा। काश वो उस तक पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही उसने छड़ी की तरफ एक हाथ बढ़ाया, एक सेंटोर का खुर उस छड़ी पर पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। हैरी के कानों में एक आवाज आई, अब। तभी बालों भरे एक मोटे हाथ ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। हरमाइनी को भी खड़ा कर दिया गया। दूरी पर कई रंग वाली पीठों और सिरों वाले सेंटोर्स दिख रहे थे। उनके आगे आगे बेन अम्बरिज को पेड़ों के बीच से उठाकर ले जा रहे थे। वे लगातार चीखती जा रही थी, लेकिन उनकी आवाज अब दूर होती जा रही थी और कुछ समय बाद सुनाई देना बंद हो गई। और इनका क्या करें? सख्त चेहरे वाले भूरे सेंटोर ने पूछा, जो हरमाइनी को पकड़े हुए था। ये बच्चे हैं, हैरी के पीछे से एक धीमी उदास आवाज आई। हम शावकों पर हमला नहीं करते हैं। रोनन, वे उसे यहाँ लाए थे, हैरी को कसकर पकड़ने वाले सेंटोर ने जवाब दिया। और वे इतने छोटे भी नहीं है, ये वाला तो जवान होने वाला है। उसने हैरी को उसके दुशालों की गर्दन पकड़कर हिला दिया। हरमाइनी ने हांफते हुए कहा, प्लीज हम पर हमला न करें। हम उनकी तरह नहीं सोचते हैं। हम जादू मंत्रालय के कर्मचारी नहीं है। हम तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि हमें उम्मीद थी कि आप लोग हमें उनसे छुटकारा दिलवा देंगे। जिस भूरे सेंटोर ने हरमाइनी को पकड़ रखा था, उसके चेहरे के भाव से हैरी तत्काल समझ गया कि हरमाइनी ने यह कहकर बहुत भयंकर गलती कर दी थी। भूरे सेंटोर ने अपना सिर पीछे की तरफ उछाला और अपने पिछले पैर जमीन पर पटकते हुए गरजा, देखा रोनन,
उनमें पहले से ही अपनी जाति के लोगों का घमंड है, तो तुम हम लोगों से अपना गंदा काम करवाना चाहती थी, है ना इंसान लड़की? तुमने हमें अपना नौकर समझा है जो वफादार कुत्तों की तरह तुम्हारे दुश्मनों को दूर भगा दे। नहीं, हरमाइनी ने दहशत में चीखते हुए कहा। प्लीज, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे तो बस उम्मीद थी कि आप लोग हमारी मदद कर सकेंगे। लेकिन इससे हालत और भी खराब हो गई। हम इंसानों की मदद नहीं करते हैं, हैरी को पकड़ने वाले सेंटोर ने गुर्रा कर कहा। उसने हैरी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उसी पल वो थोड़ा चिंगाड़ा, जिससे हैरी के पैर पल भर के लिए जमीन से ऊपर उठ गए। हम अलग प्रजाति के हैं और हमें ऐसा होने पर गर्व है। हम तुम्हें यहाँ से जाकर ये डींगे नहीं हाँकने देंगे कि तुमने हमसे नौकरों की तरह अपना काम करवाया है। हम इस तरह की कोई बात नहीं कहेंगे, हैरी चिल्लाया। हम जानते हैं कि आपने ये काम इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम आपसे ये करवाना चाहते थे। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। भीड़ के पीछे की तरफ खड़ा एक दाढ़ी वाला सेंटोर चिल्लाया। वे यहाँ पर बिना बुलाए आए हैं, उन्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इन शब्दों पर सहमति का कोलाहल हुआ और एक सेंटोर चिल्लाया, उन्हें भी उस औरत के पास ले चलते हैं। आपने तो कहा था कि आप मासूमों को चोट नहीं पहुंचाते हैं, हरमाइनी चिल्लाई और अब उसके चेहरे पर असली आंसू बह रहे थे। हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने छड़ियों या धमकियों का इस्तेमाल नहीं किया है। हम तो बस स्कूल लौटना चाहते हैं। मेहरबानी करके हमें जाने दें। हम उस गुद्दार फिरेंच की तरह नहीं है लड़की, बूढ़े सेंटोर ने कहा, जिस पर उसके साथियों ने एक बार फिर सहमति जताई। शायद तुम हमें बोलने वाले सुंदर घोड़े समझती हो। हम बहुत प्राचीन जाति के हैं। हम जादूगरों के हमलों और अपमानों को सहन नहीं करते हैं। हम तुम्हारे कानून नहीं मानते हैं, तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं मानते हैं। हम लोग तो। लेकिन वे नहीं सुन पाए कि सेंटोर और क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उसी पल खाली जगह के कोने में इतनी जोर की आवाज हुई कि हैरी, हरमाइनी और लगभग 50 सेंटोर मुड़कर देखने लगे। हैरी के सेंटोर ने उसे छोड़ दिया जब उसके हाथ अपने धनुष और तरकश की तरफ उठ गए। हरमाइनी को भी छोड़ दिया गया और हैरी जल्दी से उसके पास पहुंच गया। उसी समय दो मोटे पेड़ों के तने खतरनाक तरीके से अलग हुए और वहां पर ग्रॉप नामक दानव का भीम का शरीर नजर आया। उसके सबसे करीब खड़े सेंटोर पीछे हटने लगे। साफ जगह में अब तीरों के चलने की पूरी तैयारी थी और सभी तीर उस विशाल चेहरे की तरफ इशारा कर रहे थे जो अब मोटी मोटी शाखाओं की छत से उनकी तरफ देख रहा था। ग्रॉप का विशाल मुंह मूर्तापूर्ण ढंग से लटका हुआ था। उन्हें उसके ईंट जैसे पीले दांत आधी रोशनी में चमकते दिख रहे थे। उसकी स्लेज की रंग की बेजान आंखें सिकुड़ी और उसने अपने पैरों के पास के प्राणियों की तरफ देखा। टूटी हुई रस्सियां उसके टखनों के पीछे पीछे आ रही थी। उसने अपना मुंह थोड़ा और चौड़ा किया। हैगर। हैरी नहीं जानता था कि हैगर का क्या मतलब था या यह किस भाषा का शब्द था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो ग्रॉप के पैरों को देख रहा था जो हैरी के पूरे शरीर के बराबर दिख रहा था। हरमाइनी ने हैरी की बाह कसकर पकड़ ली। सेंटोर अब बिल्कुल खामोश थे और दानव को घूर रहे थे। दानव का विशाल गोल सिर इधर से उधर घूमा जब उसने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी घूमी चीज की तलाश कर रहा हो। हैगर, उसने एक बार फिर शिद्दत से पुकारा। दानव, यहाँ से चले जाओ, मैगोरियन ने कहा। हमारे बीच में तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। इन शब्दों का ड्रॉप पर कोई असर नहीं हुआ। वह थोड़ा झुका। सेंटोर के हाथ उनके धनुष पर तन गए। फिर गरज कर बोला, हैगर। कुछ सेंटोर अब चिंतित दिख रहे थे। बहरहाल हरमाइनी के मुंह से अचानक आह निकल गई। उसने फुसफुसा कर कहा, हैरी, मुझे लगता है कि वो हैग्रिड कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी पल ग्रॉप की नजर उन पर पड़ी जो सेंटोर के झुंड में अकेले इंसान थे। उसने अपना सिर 1 फुट नीचे किया और उन्हें घूरने लगा। हैरी महसूस कर सकता था कि हरमाइनी अपना सिर हिला रही थी जब ग्रॉप ने अपना वो चौड़ा मुंह एक बार फिर खोला और एक गहरी गूंजती आवाज में बोला, हरमी। हे भगवान, हरमाइनी ने कहा और इतनी कसकर हैरी का हाथ पकड़ लिया कि यह सुन पड़ गया। हरमाइनी को देखकर लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली हो। उसे उसे याद है। हरमी, ग्रॉप गरजा। हैगर कहाँ? मुझे नहीं मालूम, हरमाइनी दहशत में चीखी। मुझे अफसोस है ग्रॉप, लेकिन मुझे नहीं मालूम। ग्रॉप, हैगर चाहिए। दानव का एक विशाल हाथ नीचे आया। हरमाइनी जोर से चीखती हुई कुछ कदम पीछे भागी, लेकिन वह गिर पड़ी। बिना छड़ी के हैरी ने खुद को तैयार किया कि वो मुक्का मारेगा, लात चलाएगा, काटेगा या जो समझ आएगा वह करेगा जब दानव का हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसने एक सफेद सेंटोर को गिरा दिया। सेंटोर्स इसी बात का इंतजार कर रहे थे।
ग्रॉब की खुली हुई उंगलियां हैरी से 1 फुट की दूरी पर थीं। तभी 50 तीर दानव की तरफ उड़े और उसके विशाल चेहरे में धंस गए, जिससे वह दर्द और गुस्से से बिलबिला उठा। वह तनकर खड़ा हुआ और उसने अपने विशाल हाथों से अपना चेहरा मल कर तीर तोड़ दिए, लेकिन इससे तीरों की नोक और अंदर धंस गई। वह चीखा और अपने विशाल पैर पटकने लगा। सेंटोर उसके रास्ते से दूर हटकर तितर बितर हो गए। ग्रॉब के खून की कंकड़ के आकार की बूंदें हैरी पर पड़ी जब उसने हरमाइनी को उठाकर खड़ा किया। इसके बाद वे दोनों पेड़ों की शरण में पहुंचने के लिए पूरी तेजी से भागने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुड़कर देखा। ग्रॉब अंधों की तरह सेंटोस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसके चेहरे का खून बह रहा था। सेंटोस पीछे हट रहे थे और तितर बितर हो रहे थे। वे दूसरी तरफ के पेड़ों की ओर भाग रहे थे। हैरी और हरमाइनी ने देखा कि ग्रॉब गुस्से से एक बार फिर गरज कर उनके पीछे जाने लगा। चलते चलते वह पेड़ गिराता जा रहा था। ओह नहीं, हरमाइनी ने कहा, जो इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि उसके घुटने झुक गए। ओह, यह भयंकर है, वह उन सबको मार डालेगा, हैरी ने कटुता से कहा। सच कहूं तो मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। सेंटोर की टापों और गरजते दानव की आवाजें धीरे धीरे धीमी होने लगी। जब हैरी उन्हें सुनने की कोशिश कर रहा था तो उसका निशान एक बार फिर जोर से धड़का और वह दहशत में आ गया। बहुत समय बर्बाद हो गया था। जब उसने सपना देखा था तब वह सीरियस को बचाने से जितना दूर था, अब वह उससे भी ज्यादा दूर था। न सिर्फ हैरी की छड़ी जा चुकी थी, बल्कि वे अंधेरे जंगल के बीच में फंसे हुए थे, जहां से जाने का कोई साधन नहीं था। बड़ी चतुराई भरी योजना थी, उसने हरमाइनी से गुस्से से कहा, क्योंकि वह अपनी भड़ास निकालना चाहता था। सचमुच बहुत चतुराई भरी योजना थी। अब हम कहाँ जाएंगे? हरमाइनी ने धीरे से कहा। हमें महल जाना होगा। जब तक हम ऐसा करेंगे तब तक शायद सीरियस मर चुका होगा, हैरी ने कहा और पास के एक पेड़ पर गुस्से से लात मारी। उसे सिर के ऊपर एक तीखी चटर-पटर सुनाई दी और उसने देखा कि एक नाराज काष्ठ जीव उसकी तरफ अपनी लंबी टहनी जैसी उंगलियां घुमा रहा था। देखो, हम छड़ियों के बिना कुछ नहीं कर सकते, हरमाइनी ने निराशा से कहा और खुद को उठाकर खड़ा किया। वैसे भी हैरी, तुम लंदन तक किस तरह जाने की योजना बना रहे हो? उनके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। हैरी और हरमाइनी तत्काल उछल पड़े तथा पेड़ों के बीच से देखने लगे। उन्हें रॉन दिखाई दिया, जिसके ठीक पीछे जिनी, नेविल और लूना थे। वे सभी थोड़े अस्त व्यस्त दिख रहे थे। जिनी के गाल पर एक लंबी खरोंच थी। नेविल की दाईं आंख के ऊपर बैगनी रंग की बड़ी सूजन थी। रॉन के होंठ से बुरी तरह खून बह रहा था, लेकिन वे बहुत खुश दिख रहे थे। तो रॉन ने नीचे लटक रही एक शाखा को दूर हटाते हुए और हैरी की छड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, कोई विचार सूझा? तुम लोग बचकर कैसे आ गए? हैरी ने आश्चर्य से कहा और अपनी छड़ी रॉन से ले ली। 2 स्तब्धीकरण मंत्र, 1 निरस्तीकरण मंत्र। नेविल ने एक बहुत बढ़िया बाधा मंत्र पढ़ा, रॉन ने शान झाड़ते हुए कहा और हरमाइनी की छड़ी भी उसे दे दी। लेकिन जिनी सबसे बढ़िया थी। उसने मैल्फॉय पर बैट बोगी हैक्स मारा। यह बहुत बढ़िया था। उसका पूरा चेहरा पंख जैसी बड़ी बड़ी चीजों से ढक गया। हमने खिड़की से देख लिया था कि तुम लोग जंगल में जा रहे हो, इसलिए हम उधर ही आ गए। अमृज कहाँ है? हैरी बोला। उन्हें सेंटोस का झुंड उठाकर ले गया, जिनी ने हैरान दिखते हुए कहा। और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं, उन्हें ग्रॉब ने भगा दिया, हैरी ने कहा। लूना ने दिलचस्पी से पूछा, ग्रॉब कौन है? हैग्रिड का छोटा भाई, रॉन ने तत्काल जवाब दिया। खैर, इस वक्त उसकी फिक्र मत करो हैरी। तुम्हें आग में क्या पता चला? क्या सीरियस तुम जानते हो कौन के पास है या? हाँ, हैरी ने कहा, जब उसका निशान एक बार फिर दुखा। और मुझे यकीन है कि सीरियस अब भी जिंदा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसकी मदद कैसे कर पाएंगे। वे सभी खामोश हो गए। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। सामने जो समस्या थी उसे सुलझाना असंभव दिख रहा था। हमें उड़कर जाना होगा, है ना? लूना बोली। इस समय उसकी आवाज सपनीली नहीं बल्कि सामान्य थी। ठीक है, हैरी ने चिढ़कर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। पहली बात तो यह है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम इसमें शामिल नहीं हो, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ रॉन के पास झाड़ू है जिसकी रक्षा सुरक्षा दैत्य नहीं कर रहा है। इसलिए जिनी बोली, मेरे पास भी झाड़ू है, रॉन गुस्से से बोला। हाँ, लेकिन तुम नहीं चल रही हो। माफ करना, लेकिन मुझे भी सीरियस की उतनी ही परवाह है जितनी की तुम्हें, जिनी बोली। उसके सख्त जबड़े से साफ दिख रहा था कि वो फ्रेड और जॉर्ज की बहन थी। तुम अभी बहुत छोटी, हैरी ने कहना शुरू किया, लेकिन जिनी गुस्से में उसकी बात काटते हुए बोली, जब तुम पारस पत्थर को बचाने के लिए तुम जानते हो कौन से लड़े थे, तब तुम्हारी उम्र जितनी थी मैं उससे 3 साल बड़ी हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें यह बता दूं कि मेरे ही कारण मैल्फॉय अम्बridge के ऑफिस में फंसा हुआ है और उड़ने वाले विशाल चमगादड़ उस पर हमला कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम सब ईडीए में एक साथ थे, नेविल ने धीरे से कहा। हमने इसे तुम जानते हो कौन से लड़ने के लिए बनाया था, है ना? और हमें पहली बार सचमुच कुछ करने का मौका मिल रहा है, या फिर वह सिर्फ खेल था? नहीं, वह खेल नहीं था, हैरी ने उतावलेपन से कहा।
तो फिर हम भी चलेंगे, नेविल ने कहा। हम मदद करना चाहते हैं। सही है, लूना ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरी की नजरें रॉन से मिली। वो जानता था कि रॉन भी उसी की तरह सोच रहा था। अगर उसे सीरियस को बचाने के लिए रॉन और हर्माइनी के अलावा किसी और को चुनना होता तो वह जिनी, नेविल या लूना को कभी नहीं चुनता। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैरी ने दांत भींचकर कहा, क्योंकि हम अब भी यह नहीं जानते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में सहमत हो चुके हैं, लूना ने चिढ़ाती हुई आवाज में कहा। हम उड़कर चलेंगे। देखो, रॉन ने अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए कहा। देखो, शायद तुम झाड़ू के बिना उड़ सकती हो, लेकिन हम में से बाकी लोगों के अचानक पंख नहीं उग सकते, लूना ने शांति से कहा। झाड़ुओं के अलावा भी उड़ने के कई रास्ते होते हैं, रॉन ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें कैकी स्नॉर्गल या ऐसी किसी चीज की पीठ पर सवारी करनी होगी। क्रम्पल हॉर्न स्नोरकैक उड़ नहीं सकता, लूना ने गरिमापूर्ण आवाज में कहा। लेकिन यह प्राणी ऐसा कर सकते हैं, और हैग्रिड कहता है कि इनके सवार जिस जगह जाना चाहते हैं यह उस जगह तक पहुंचाने में निपुण होते हैं। हैरी पलटा। दो पेड़ों के बीच में दो थेस्ट्रॉल खड़े थे। उनकी सफेद आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। वे इस बातचीत को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें हर शब्द का मतलब समझ में आ रहा हो। हाँ, उसने फुसफुसाकर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। उन्होंने अपने सिर उठाए और गर्दन के लंबे काले बालों को झटक दिया। हैरी ने उत्साह से हाथ बढ़ाकर सबसे करीब वाले की चमकती गर्दन सहलाई। उसने उन्हें पहले बदसूरत क्यों माना था? पागल घोड़े जैसी चीज है क्या? रॉन ने अनिश्चितता से कहा और उस थेस्टोल के थोड़ी बाईं तरफ घूरा जिसे हैरी थपथपा रहा था। वे चीज जिन्हें तुम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि किसी की मौत न देखी हो। हाँ, हैरी ने कहा। कितने हैं? बस दो। देखो, हमें 3 की जरूरत है, हरमाइनी ने कहा, जो अब भी थोड़ी हिली हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद संकल्पवान दिख रही थी। जिनी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। 4, हरमाइनी, लूना ने शांति से गिनते हुए कहा। मुझे लगता है कि हम लोग दरअसल 6 हैं। मूर्ख मत बनो, हम सब नहीं चल सकते, हैरी ने गुस्से से कहा। देखो, तुम तीनों, उसने नेविल, जिनी और लूना की तरफ इशारा किया। तुम लोग इसमें शामिल नहीं हो, तुम तीनों। वे जमकर विरोध करने लगे। उसका निशान एक बार फिर ज्यादा जोर से दुखने लगा। एक एक पल की देर महंगी पड़ सकती थी। उसके पास बहस करने का वक्त नहीं था। ठीक है, यह चुनाव तुम्हारा है, उसने कहा, लेकिन जब तक हमारे पास और थेस्ट्रॉल नहीं आ जाते तुम लोग नहीं चल पाओगे। ओह, और आ जाएंगे, जिनी ने विश्वास से कहा, जो रॉन की ही तरफ बिल्कुल गलत दिशा में देख रही थी। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह घोड़ों की तरफ ही देख रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान इस तरफ न गया हो तो तुम और हमारी खून में लथपथ हो, उसने शांति से कहा। हम जानते हैं कि हैग्रिड थेस्टोल को कच्चे गोश्त से ललचाता था। शायद तुम्हारे खून की गंध सूंघ कर ही ये दोनों यहाँ आए हैं। हैरी को उसी पल अपने दुशालों में एक झटका महसूस हुआ। उसने देखा कि सबसे पास वाला थेस्ट्रॉल उसकी आस्तीन चाट रहा था, जो ग्रॉब के खून से गीली हो चुकी थी। तो फिर ठीक है, उसने कहा, और उसके मन में एक बढ़िया विचार आया। रॉन और मैं इन दोनों पर सवार होकर आगे आगे चलते हैं। हरमाइनी तुम तीनों के साथ रहेगी। उसके खून की गंध से और थेस्ट्रॉल आ जाएंगे। हरमाइनी गुस्से से बोली। मैं पीछे नहीं रहूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लूना ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, और आ गए। तुम दोनों के पास से खून की बहुत ज्यादा गंध आ रही होगी। हैरी मुड़ा। 6-7 थेस्ट्रॉल पेड़ के बीच से रास्ता बनाकर आ रहे थे। उनके बड़े पंख उनके शरीर से सटे हुए थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अब हैरी कोई बहाना नहीं बना सकता था। ठीक है, उसने गुस्से से कहा, तो फिर अपने थेस्ट्रॉल को चुन लो और उन पर सवार हो जाओ।